हाँ जी। तो कल हम लोग सेक्शन 105 तक अपनी बात कंप्लीट कर चुके थे, बराबर। तो मीटिंग्स वाले चैप्टर पे हमारी बात चल रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन बनने के भरपूर भरपूर चांसेस, और सारे चैप्टर्स में से सबसे इजी चैप्टर है। तो 105 लास्ट पॉइंट कल अपन ने कर लिया था प्रॉक्सी पर। 106 क्या कहता है भाई, फटाफट बताओ। वोटिंग राइट पर रेस्ट्रिक्शंस। सबको पता होना चाहिए कि कंपनी अपने वोटिंग राइट को, बेसिकली मेंबर्स के वोटिंग राइट को रोक तो नहीं सकती है, सिवाय एक कंडीशन के। कॉल्सिन एरियर होना चाहिए और साथ साथ में आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, तभी आप रोक सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो क्लियर पॉइंट है, वोटिंग राइट इज अ लीगल राइट ऑफ मेंबर, एकदम क्लियर है, ठीक है। एंड इट कैन नॉट बी विद हेल्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल। कंपनी अपने आर्टिकल्स के थ्रू इसको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आर्टिकल में प्रोवाइड हो कि मेंबर लॉसेज वोटिंग राइट इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर, ध्यान रखना है, अगर मेंबर का कॉल्स इन एरियर है प्लस साथ में आर्टिकल्स में प्रोवाइड किया हुआ है, तभी आप वोटिंग से रोक सकते हो, नहीं तो रोकने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। एडिशनल वोटिंग राइट कॉल्स इन एडवांस पे कुछ भी नहीं मिलने वाले, सबको पता है। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स के केस में जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको वोटिंग के राइट्स मिलेंगे, एकदम सिंपल सा पॉइंट है। इस पर अपना एक क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मेन बुक में एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जिसमें एक शेयर होल्डर का फाइनल कॉल बाकी है, आर्टिकल्स में प्रोवाइड है कि हाँ भाई कॉल बाकी है तो हम वोटिंग से रोक सकते हैं। चेयरमैन ने उसको वोट देने से रोक दिया, तो आपसे पूछा कि बताओ कि जस्टिफाई है कि नहीं है, हम बोलेंगे एब्सोल्युटली है, वैलिड माना जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स क्या कहता है। और रेजोल्यूशन पुट एट द मीटिंग शैल बी डिसाइडेड ऑन शो ऑफ हैंड्स अनलेस अ पोल इज डिमांडेड और द वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली। बहुत क्लियर पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है। शो ऑफ हैंड्स का तरीका, एकदम आसान सा तरीका अपने को शो ऑफ हैंड्स का दे रखा है, और वो क्या दे रखा है, और रेजोल्यूशन पुट एट द मीटिंग शैल बी डिसाइडेड बाय शो ऑफ हैंड। जब तक पोल की डिमांड नहीं हो तब तक सारे डिसीजन शो ऑफ हैंड से होते हैं, बराबर, या फिर वोट होंगे इलेक्ट्रॉनिकली, जो आगे अभी अपन पढ़ने वाले हैं। और शो ऑफ हैंड्स में जब चेयरमैन डिक्लेयर कर देते हैं और मिनट बुक में आ जाता है, तो इसका मतलब जो भी डिसीजन हुआ वो फाइनलाइज हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना है। छोटा सा पॉइंट है ये तो। अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग पे डिटेल क्वेश्चन तो आजकल नहीं बनते, लेकिन एमसीक्यू बनने के चांसेस इस पे हो सकते हैं। क्या क्या बनेगा, सबसे पहला पॉइंट, हर लिस्टेड कंपनी या कोई कंपनी जिसमें 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर हो, उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी मेंबर्स को देनी ही पड़ेगी भाई। बात समझ में आ रही है। या तो लिस्टेड कंपनी हो या कितने लोग हो, 1000 या उससे ज्यादा हो, तो अपने को वोटिंग का फैसिलिटी देना ही पड़ेगा। ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का। नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल क्लियरली स्टेट, नोटिस में अपन एकदम क्लियर तरीके से लिख देंगे कि हाँ भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग देने का राइट हम दे रहे हैं। फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन, 3 दिन ओपन रखनी है। एमसीक्यू के हिसाब से जोरदार पॉइंट है, छोटा मोटा क्वेश्चन भी बन सकता है। क्लोज कब होगा, जिस दिन मीटिंग हो रही है उसके पहले दिन शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा। और एटलीस्ट कितने दिन खुला रहेगा, 3 दिन ओपन रहना है, ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। वंस द वोट ऑन द रेजोल्यूशन इज कास्ट बाय ए मेंबर थ्रू ई वोटिंग, ही मे पार्टिसिपेट द मीटिंग बट कैन नॉट कास्ट वोट अगेन। एक बार घर से अगर वोट कर दिया, बाद में तो मीटिंग में आ तो सकते हो, लेकिन आने के बाद वापस वोटिंग का राइट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। रिमोट ई वोटिंग का जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, पहले दिन शाम को 5 बजे अपन बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फैसिलिटी हो जाएगी ब्लॉक, फिर आप उसके अंदर वोट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट 1 और मोर स्क्रूटनाइजर। ये स्क्रूटनाइजर कौन होता है भाई, क्या इसका काम रहेगा, बोलो। स्क्रूटनाइजर का क्या काम है भाई, जो भी वोट्स आए उनका काउंटिंग करना, डिसाइड करना, ये सब काम इसका है। तो ये स्क्रूटनाइजर जो है वो सीएस, सीए में एडवोकेट इन प्रैक्टिस कोई भी हो सकता है। आफ्टर वोटिंग सबसे पहले हम वो वोट कास्ट करेंगे जो मीटिंग में लोग प्रेजेंट हुए, ठीक है। फिर वो वाले जो रिमोट वाले वोट है उनको अनब्लॉक किया जाएगा। अनब्लॉक का मतलब साइड पे पड़े हुए हैं, आप सबको पता है, उसको अनब्लॉक करेंगे। और 2 विटनेस वहां पे होने चाहिए जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। ये बंदा जो अपनी रिपोर्ट देगा टोटल वोट कास्ट फेवर अगेंस्ट सब कुछ, वो मीटिंग के कंक्लूजन से 3 दिन के अंदर अंदर कंपनी को प्रोवाइड कर देगा, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, चाहे मैनुअली करे चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करे, इसमें सारी डिटेल्स मेंटेन करके रखेगा। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा, मीटिंग तो खत्म हो गई, मेंबर तो घर चले गए, पता कैसे चलेगा, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है।
एंड रेजोल्यूशन शैल डीम टू बी पास ऑन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब रिपोर्ट तो 3 दिन बाद आई है, तो 3 दिन बाद से रेजोल्यूशन अप्रूव माना जाएगा मीटिंग की डेट से? मीटिंग की डेट से वैलिड माना जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। और रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसीडर्ड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल नॉट बी विड्रॉन। मतलब क्या हुआ इसका? जो वोट एक बार उससे हो गया फिर वो वापस विड्रॉ होने वाला नहीं है, अपने को ध्यान में रखना। छोटा सा पॉइंट था, खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 109 अच्छा पॉइंट है। पोलिंग की डिमांड कौन करेगा? एक तो चेयरमैन खुद की मर्जी से कर सकता है भाई, दूसरा शेयर होल्डर के डिमांड करने पर कितने लोग करेंगे भी बात करते हैं। पोलिंग में हर मेंबर को उसके नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से वोटिंग का राइट मिलता है। सबको पता है शो ऑफ हैंड्स में 1 पर्सन 1 वोट। पोलिंग हुई तो जितने तुम्हारे पास शेयर या कैपिटल है उतने तुमको वोट मिलेंगे। पोल आप शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले या डिक्लेयर होते वक्त भी कर सकते हो कि हमको पोलिंग करवानी है। अब पोलिंग का ऑर्डर या तो चेयरमैन खुद की मर्जी से देगा या फिर रिक्वायर्ड मेंबर डिमांड करेंगे तब देगा। बढ़िया पॉइंट ये बन सकता है याद करने का, मतलब डिमांड कितने लोग करेंगे पोलिंग के लिए? 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाले। 1/10 को 10% भी बोल सकता हूं। तो या तो जिनके पास 10% का वोटिंग पावर हो या जिनके पास एटलीस्ट 5 लाख रुपए की कैपिटल हो, दो ही याद रखना है, क्योंकि बिना शेयर कैपिटल वाली में भी 1/10 ऑफ वोटिंग पावर बोला ही है। तो कल अपन ने पढ़ा था ईजीएम कॉल करने के लिए कितने लोग चाहिए? 10% ऑफ कैपिटल या 10% ऑफ वोटिंग राइट। लेकिन आपको पोलिंग के लिए अगर डिमांड करनी है तो 10% ऑफ वोटिंग राइट तो ठीक है, साथ में दे दिया, या एटलीस्ट 5 लाख की कैपिटल भले एक के पास ही क्यों नहीं हो, वो डिमांड करेगा तो पोलिंग होगी। बराबर। अच्छा, पोलिंग का डिमांड करने के बाद कभी भी मेंबर चाहे जब उसको विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। व्हेन पोल इज डिमांडेड फॉर एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, अगर मीटिंग के एडजॉर्न करने के लिए पोलिंग की डिमांड हो रही है या चेयरमैन के इलेक्शन के लिए हो रही है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो इमीडिएट पोलिंग करवानी पड़ेगी, है ना। कल को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दे कि एक मीटिंग चालू होती है, मीटिंग में 2-3 बिजनेस ट्रांजैक्ट हो गए, आधी मीटिंग के अंदर मेंबर लोगों ने डिमांड किया कि मीटिंग को या तो एडजॉर्न करो या चेयरमैन इलेक्ट करो। तो चेयरमैन ने बोला ठीक है, इस पर मैं वोटिंग कराऊंगा 48 घंटे बाद, तो परमिसिबल नहीं है, ये इमीडिएट करवाना पड़ेगा। और कोई मैटर अगर हो तो अगले 48 घंटे के अंदर हो सकता है। ये अपने को डिफरेंस ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सी बात, खत्म। चलिए अगला इसी का एक सेक्शन आता है 110 रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। मतलब क्या हुआ? शो ऑफ हैंड्स का सेक्शन कौन सा था? शो ऑफ हैंड्स 106, चेक करो कि 107। तो वोटिंग चालू होती है 107 से, 107 108 में हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, 109 में डिमांड फॉर पोल, और आखिरी मेथड जो है पोस्टल बैलेट वाला वो 110 में हो गया। तो 107 से लगा के 110 तक के मेथड हमेशा किसके हैं? वोटिंग के लिए है, ये ध्यान में रखना है। चलिए भाई, तो पोस्टल बैलेट पढ़ते हैं। डेफिनेशन बहुत क्लियर है, पोस्टल बैलेट का मतलब वोटिंग पोस्ट से करना या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करना। नोटिस, send notice and draft to all shareholder requesting them to communicate within 30 days from the date of posting of letter। मतलब मीटिंग का नोटिस सारे मेंबर को भेज दिया जाएगा और उनको 30 दिन का समय दिया जाएगा जिसमें वो अपना फेवर अनफेवर जो भी है वो कंपनी को कम्युनिकेट कर दें। नोटिस ये वाला जो भेजा जाएगा वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से या मेल के थ्रू या फिर कोरियर सर्विस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आप बैलेट पेपर भी घर पे भेज रहे हो, तो अपन चाहते हैं कि 100% उसको मिले भी, वापस भेजे नहीं भेजे उसकी मर्जी है, लेकिन 100% मिल तो जाए, इसलिए ये सर्विसेज यूज की। उसके अलावा एक लोकल और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर भी छापेंगे कि हमने भेज दिए हैं, प्लस साथ में कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी कि हमने सबको पोस्टल बैलेट जो है वो घर पे भेज दिया है। इन कंडीशन में पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवाना जरूरी है। अब तुमको अगर याद हो तो मैंने क्लास में एक बात बोली थी, पोस्टल बैलेट का मतलब मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। शो ऑफ हैंड्स में मीटिंग बुलानी पड़ती है, पोलिंग में भी मीटिंग बुलानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी मीटिंग हो रही है, घर से करने वाला घर कर रहा है, बाकी वहां आ रहा है। लेकिन पोस्टल बैलेट की खासियत यह है कि इसमें कोई मीटिंग होने वाली नहीं है। ये इतने इंपॉर्टेंट मैटर है कि हम चाहते हैं ज्यादा लोगों की कंसेंट मिले, तो आप घर से ही वोट कर दो, बराबर। अच्छा, इसका पता अपने को एक और जगह से मैंने प्रूव किया था तुमको क्लास में, मिनट्स में लिखा हुआ था कि 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, या फिर पोस्टल बैलेट से 30 दिन में अपने को मिनट्स बनाने होते हैं, तो उससे भी पता लग गया था कि हाँ भाई इसमें मीटिंग नहीं हो रही है।
तो मैंडेटरी मेथड कौन से हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर करना हो, आर्टिकल्स को ऑल्टर करना हो, बायबैक करना हो, डीवीआर इशू करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना हो, कंपनी अपना कोई ब्रांच अंडरटेकिंग बेच रही हो, डायरेक्टर का चुनाव करना हो, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर के राइट्स में अगर चेंजेस करने हो, 186 की लिमिट से ज्यादा अगर लोन वगैरह कुछ गारंटी वारंटी देनी है, तो इन सब के लिए पोस्टल बैलेट कंपलसरी है। लेकिन एक और बहुत जोरदार चीज बोली हुई है, इन दीज मैटर कंपनी में प्रोवाइड द फैसिलिटी टू मेंबर टू वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस अंडर 108 इंस्टेड ऑफ पोस्टल बैलेट सिस्टम। मतलब ये वाले जो मेथड्स, ये वाले जो मैंने पढ़े अभी, ये लिस्ट जो पढ़ी, इसमें कंपनी दो चॉइस दे सकती है। क्या चॉइस दे? या तो सेक्शन 110 में पोस्टल बैलेट तो है ही है, नहीं तो एक और काम कर सकती है, सेक्शन 108 का इस्तेमाल कर ले। उसमें होगा क्या? पोस्टल बैलेट में मीटिंग नहीं होती है, तुम सब जानते हो। इसमें क्या करना है? 108 में मीटिंग तो होगी, लेकिन घर से आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक वोट। अच्छा, अब इसके पीछे लॉजिक भी तुमको पता ही है। घर से इलेक्ट्रॉनिक वोट की फैसिलिटी क्यों दी थी? ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो कम से कम वोट कर सके, क्योंकि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैटर डिसाइड होने वाला है। पोस्टल बैलेट का पर्पस भी क्या था? यही था। तो बस दोनों में से कुछ भी फैसिलिटी दे दो तो चलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। अब बाई चांस मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं खोपड़ी क्वेश्चन पूछ सकता हूं यहां पे। मेरी कंपनी है जिसमें 1000 से ज्यादा शेयर होल्डर है। अब 1000 से ज्यादा अगर शेयर होल्डर मेरी कंपनी में है और मैं कोई ऐसा मैटर डिसाइड कर रहा हूं जो इस लिस्ट में आ रहा है, लेकिन मैं पोस्टल बैलेट फैसिलिटी नहीं देना चाह रहा हूं, तो चलेगा? चलेगा सर, क्योंकि 1000 से ज्यादा हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक वाली दे ही रहे होगे, और इलेक्ट्रॉनिक वाली दे रहे हो तो फिर पोस्टल बैलेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये दो लाइन नहीं कोई पढ़ के गया तो वो पक्का गलत ही लिखेगा। वो क्या लिखेगा कि नहीं नहीं पोस्टल बैलेट तो देनी पड़ेगी आपको। अब क्यों देनी पड़ेगी भाई? 1000 से ऊपर मेंबर होते ही 108 में मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग दे रहा हूं, और वो दे रहा हूं तो मुझे पोस्टल बैलेट करने की जरूरत नहीं है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। 1000 पढ़ा था अपन ने, ये रहा देखो, 1000 और मोर शेयर होल्डर। बस तो ऐसा खोपड़ी वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखोगे। चलिए, नॉन एप्लीकेबिलिटी, ओपीसी और ऐसी कंपनियां जिसमें 200 तक मेंबर हो, उनको ये फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। कौन सी? पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस कभी भी पोस्टल बैलेट से नहीं होते हैं, तो ऐसे समझ जाओ एजीएम कभी भी पोस्टल बैलेट सिस्टम से नहीं होगी। एजीएम तो फिजिकली अपने को करनी पड़ती है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। चलिए अभी अगला सेक्शन 111, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेक्शन था। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन सेक्शन काम करता है इधर 111। क्या है भाई ये सेक्शन? इसको याद है छोटा मोटा? देखो, एक कंपनी की मीटिंग हो रही है, कुछ मेंबर लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी एक प्रपोजल मीटिंग में रख दिया जाए। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खुद एजीएम बुला लो, क्योंकि ताकत तुम्हारे में वही चाहिए, 10% की कैपिटल या 10% का वोटिंग पावर, वही ये काम करवा सकता है 111 में। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो खुद की अलग ईजीएम बुलाओ या रिक्वेस्ट कर दो। अब तुमको लगता है यार खुद की ईजीएम वीजीएम बुलाएंगे, अननेसेसरी खर्चा तो कंपनी का मतलब शेयर होल्डर का। इससे बेटर तरीका क्या? जो मीटिंग ऑलरेडी हो रही है उसी में अपना एक प्रपोजल रखवा दो। तो उसका तरीका क्या होगा? बहुत आसान है। ये जो मेंबर लोग प्रपोजल देना चाहते हैं, ये अपना प्रपोजल किसको भेज दे? कंपनी को। और फिर कंपनी क्या करे? बाकी मेंबर्स को उसकी इंफॉर्मेशन दे दे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, कंपनीज की मीटिंग में एक्सटेम्पो कुछ नहीं होता है, उसी वक्त सोचा और उसी वक्त डिस्कस कर लिया, नहीं। हर चीज पहले से बतानी पड़ती है, नोटिस देना पड़ता है। तो इधर भी आपको नोटिस तो देना पड़ेगा। तो तरीका इसका बहुत आसान है। अच्छा, नाम ही यही रखा है अपन ने, तो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन, यानी मेंबर के प्रपोजल को सर्कुलेट कर दो सबको। देखो क्या बोला, सर्कुलेट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एनी बिजनेस जो कंपनी मीटिंग में करेगी, रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। इसके लिए या तो 10% ऑफ कैपिटल या 10% ऑफ वोटिंग पावर चाहिए। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ठीक है, टाइमिंग देख लो भाई, बहुत जोरदार है। अगर आप मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास करवाना चाहते हो तो कम से कम 6 वीक पहले आपको कंपनी को बताना पड़ेगा। कहां से 6 वीक पहले? मीटिंग से 6 वीक पहले, है ना। और कोई अदर मैटर पे डिस्कस करना हो तो मीटिंग से कम 2 वीक पहले।
बात समझ में आई? बोलो, 6 वीक और 2 वीक का क्या चक्कर है? मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले 25 दिन पहले तुम लोग के पास आ गया, तुमको पता तो लग गया इस दिन मीटिंग होने वाली है, तो ठीक है ना। 2 वीक मतलब 14 दिन, 14 दिन पहले आराम से तुम कंपनी को अपना रिक्वेस्ट भेज दो कि सर हम चाहते हैं हमारा ये प्रपोजल भी रखो। कंपनी कहेगी ठीक है तुम्हारा प्रपोजल आ गया, हम ये मैटर सबको सर्कुलेट कर देते हैं, डिस्कस हो जाएगा। खर्चा कौन करेगा? कंपनी तो नोटिस भेज चुकी है, अब तुम्हारा वाला मैटर वापस से भेजने के लिए फिर से सारे मेंबर को नोटिस भेजना पड़ेगा, उसका खर्चा कौन देगा? कंपनी नहीं, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया तुम ही दोगे खर्चा, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये 6 वीक पहले देना मीटिंग से, 6 वीक मतलब होता है 42 दिन। तुमको कैसे पता 42 दिन बाद कंपनी की मीटिंग होने वाली है? बोलो, तुमको कैसे पता 42 दिन बाद मीटिंग हो रही है? जनरली एजीएम में अपने को आइडिया होता है, ईजीएम तो कभी भी हो जाती है, लेकिन एजीएम तो टेंटेटिव आइडिया सबको होता है कि यार 30 सितंबर को साल खत्म हो रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग होनी है। और मैंने आपको कहा भी था कई बड़ी कंपनीज में मीटिंग फिक्स ही होती है कि यार जून जुलाई में होगी या अगस्त में होगी, फिक्स होता है, पता है जून में मीटिंग होगी तो ठीक है ना, उसके हिसाब से 42 दिन कैलकुलेट कर लो, उसके थोड़ा पहले ही भेज दो, क्या दिक्कत हो रही है? तो ये अपन भेजेंगे। और खर्चा वर्चा इसका जो है वो कंपनी करेगी भाई, कंपनी करेगी। सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंस इज ऑल्सो डिपॉजिटेड विद कंपनी। ये मेंबर लोग कंपनी के पास खर्चा भिजवा देंगे, ध्यान रखना है। अगर इन मेंबर लोगों ने कोई डिफेमेटरी मैटर भेज दिया है तो फिर वो अपन आरडी और सीजी को कंप्लेन कर देंगे और उनके ऑर्डर से फिर वो सर्कुलेट नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सेक्शन नंबर 111, ठीक है सर। 112 113 कहां गए? ऑलरेडी पढ़ लिए, कौन से थे बताओ? प्रेसिडेंट या गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंबर मानना है, बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव को भी मेंबर मानना है। एक लिखा हुआ है 112 में, एक लिखा हुआ है 113 में, जो अपन कल पढ़ चुके हैं। मतलब यहां एक और चीज पूछ रहा हूं, द्रौपदी मुर्मू जी अगर किसी कंपनी में मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजे तो मुझे माना जाएगा एज ए मेंबर। मतलब अगर मैं उस मीटिंग में गया तो मुझे कोरम में काउंट किया जाएगा, मुझे वोटिंग के राइट्स भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अरे मिलेंगे भाई, मैं प्रॉक्सी थोड़ी हूं, मैं तो खुद मेंबर हूं। अब सोचो मेरी जगह पे अगर मैं किसी को अपॉइंट कर दूं, वो प्रॉक्सी माना जाएगा। मैं भी नहीं जा पा रहा, मैंने इसको बोला बेटा तू चली जा, ये चली गई, ये प्रॉक्सी ही मानी जाएगी भाई। इसको ना तो वोटिंग राइट है ना कोई वोटिंग राइट, मतलब पोलिंग में मिलेंगे लेकिन वो कोरम में काउंटिंग वाउंटिंग आपकी नहीं होगी। तो सवाल ये है कि मैं आगे प्रॉक्सी बना सकता हूं किसी को अपना, क्योंकि मुझे वही राइट्स मिल रहे हैं उस मीटिंग के लिए जो एक मेंबर के पास होते हैं। अपने को ध्यान में रखना है, तो अच्छा पॉइंट बनता है। सेक्शन 114, ये तो तुमको आता है यार। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना हो तो मोर देन 50%, एसआर पास करना हो तो 75% और मोर। 2 और मोर रेजोल्यूशन क्या साथ में पास हो सकते हैं क्या? यस, अनलेस कोई मेंबर डिमांड कर ले कि नहीं अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग होंगे, बाकी आप साथ में भी कर सकते हो। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट सिंगल रेजोल्यूशन से नहीं होगा। ये सिंगल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट पता है तुमको क्या है? मतलब इसका मीटिंग में 4 प्रपोजल रखने हैं, छोटी मीटिंग ही है, सबको पता है कि हाँ ही करना है सबको, तो फिर अलग अलग वोट करवा के क्यों फालतू माथापुड़ी की जाए? क्या करें अपन, एक साथ ही प्रपोजल रख दूं मैं चारों और मेंबर ओके कर दे तो कर सकते हैं, पर मना नहीं है। लेकिन अगर किसी मेंबर ने डिमांड कर लिया नहीं सब अलग अलग करना है तो अलग अलग करेंगे। या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है तो वो 2 कभी एक साथ में नहीं होता है, वो अलग अलग ही प्रपोजल रखना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखोगे। खत्म हो गया सेक्शन 115, जिसका कनेक्शन कंपनी ऑडिट से भी है ना। सर कंपनी ऑडिट से कहां आया है ना भाई? अगर आप चाहते हो रिटायरिंग ऑडिटर नॉट टू बी रीअपॉइंटेड, याद है कुछ? तो यही तो सेक्शन काम में लेते हैं अपन, स्पेशल नोटिस। यानी कंपनी के कुछ मेंबर एक नोटिस इशू करते हैं कंपनी को कि हम चाह रहे हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर वापस से रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 140 काम करता है, 1404 में दे रखा है शायद, है ना? 4 में है ना, 1404 में आपको दे रखा है, ये उसी के साथ काम आता है ये। नोटिस गिवन बाय एनी मेंबर और मेंबर टू द कंपनी होल्डिंग नॉट ले। अब ये याद करना बहुत खतरनाक है। अब ये नोटिस कॉल देगा जिनके पास या तो 1% का वोटिंग पावर हो या कम से कम 5 लाख का कैपिटल हो। 5 लाख का कैपिटल अभी और भी कहीं आया था, किसमें था? बोल में, है ना। मतलब ईजीएम बुलानी हो तो 10% का वोटिंग पावर या 10% की कैपिटल, पोलिंग करनी हो 10% का वोटिंग पावर या एटलीस्ट 5 लाख की कैपिटल, यही है।
अगर इससे पहले वाला सेक्शन 111 में अगर कुछ करना हो तो वही है जो ईजीएम में दे रखा है, 10% कैपिटल या 10% का वोटिंग पावर। लेकिन 115 में करना हो तो एक ही जगह 1% है, 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या फिर 5 लाख की कैपिटल। ये पंगे बड़े खतरनाक हैं, बराबर। अच्छा, नोटिस कंपनी को आप कम से कम दोगे 14 डेज पहले। किन मैटर्स के लिए दोगे वो यहां दे रखा है, देखो सीधा पढ़ता हूं मैं। रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग। क्या मतलब? कंपनी का ऑडिटर रिटायर हो रहा है, हम चाहते हैं कि वो वापस से रीअपॉइंट ना हो, तो आप ये नोटिस कंपनी को दे सकते हो, ठीक है। या अगर कोई डायरेक्टर को आपको उसके टाइम से पहले हटाना हो, या जो हट रहा है उसको वापस से रीअपॉइंट नहीं करना है, उसकी जगह दूसरे को करना है, तो आप एक नोटिस कंपनी को दे सकते हो। कंपनी मीटिंग में डिस्कस कर लेगी, और जैसे ही आपका नोटिस रिसीव होगा कंपनी सारे मेंबर्स को बताएगी, नोटिस देगी, और ये काम कंपनी करेगी एटलीस्ट 7 डेज पहले। अगर 7 दिन पहले भाई आपने तो 14 दिन पहले दिया है, कंपनी सारे मेंबर को 7 दिन पहले बताएगी। 7 दिन पहले प्रैक्टिकली नहीं बता पाए तो फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगी, या कोई भी मोड जो ठीक लगे वो यूज करेगी, और अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये सब दे रखा है सेक्शन नंबर 115 में, ठीक है। इधर मेरा एक क्वेश्चन और है तुमसे, बताना मुझे। इन्होंने ऊपर लिखा एक पॉइंट कि रिटायरिंग ऑडिटर वापस से रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। रिटायरिंग ऑडिटर तो वैसे भी वापस रीअपॉइंट थोड़ी होता है, 5 साल के बाद तो टाटा बाय बाय है। वो सिर्फ 139(2) में है, बाकी कंपनियों में नहीं है। और 139(2) में भी अगर फर्म है तो वो 2 टर्म होती है, और एक टर्म के बाद जब उसका रीअपॉइंट करने जा रहे हो तो हो सकता है ये तरीका काम में ले लें कि हम चाहते हैं वापस रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अब 139(2) में कौन कौन सी कंपनी आती है वही बीच में बता दो, वो याद करना पड़ेगा, रुको याद करते हैं। एक तो था लिस्टेड कंपनियां सारी, उसके अलावा पब्लिक कंपनीज अनलिस्टेड जिनका कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, प्राइवेट कंपनियां जिनका कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, और ऑल कंपनियां जिनका बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। ये बार बार याद करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट जो है फंसा देंगे अपने को वहां पे, ठीक है। चलिए, सेक्शन 116 छोटा सा पॉइंट है। अगर कोई रिजोल्यूशन अपन ने पास किया, मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग एडजॉर्न हो गई, ठीक है। सपोज करो कि हमने 17 फैब को कोई मीटिंग बुलाई थी, एडजॉर्न होकर के वो मीटिंग वापस हुई 24 फैब को, ठीक है। और उस दिन कोई प्रपोजल पास हुआ, तो वो 17 फैब को पास हुआ माना जाए या 24 फैब को? Resolution passed at an adjourned meeting shall be treated as having been passed on the date of adjourned meeting, not on the original meeting. ये सेक्शन बनाने के पीछे रीजन था, लॉ हमेशा मानता है एडजॉर्न मीटिंग इज अ कंटिन्यूएंस ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, उसी का तो पार्ट है। तो ये सेक्शन आने से पहले पुराने कंपनी लॉ में हम बच्चों को पढ़ाते थे कि बेटा 24 फैब को वो पास हुआ है, लेकिन माना जाएगा कि 17 फैब को पास हुआ है। पहले ये रूल था, अब इन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, जिस दिन पास हो उसी दिन से वो इफेक्टिव माना जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए भाई, 117 आखिरी 4 सेक्शन इस चैप्टर के हैं। रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद आरओसी। कुछ ऐसे रिजोल्यूशंस हैं जो आपको आरओसी को देने होते हैं, ठीक है। क्या क्या देना पड़ता है आरओसी को? सबसे पहले हर एसआर पास करोगे उसकी कॉपी आरओसी के पास जाती है। सेकंड नंबर, ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसमें ऑल कंसेंट आया, 100% मेंबर्स लोग जो मीटिंग में आए सबने अपना कंसेंट दिया था, वो भी आरओसी के पास जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड और एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और रिन्यूअल ऑफ द अपॉइंटमेंट या वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी। कहने का मतलब, एमडी को अपॉइंट करने के लिए अगर बोर्ड ने कोई रेजोल्यूशन पास किया, उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया, उसका अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिन्यूअल टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया, वो सब भी आरओसी के पास जाएगा। अगले नंबर पे, कोई ऐसा रेजोल्यूशन जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पास हुआ हो, वो भी जाएगा। ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिसमें कंपनी को वॉलंटरी वाउंड अप के लिए प्रपोजल पास किया। वाउंड अप 2 तरह का होता है, कंपल्सरी और वॉलंटरी। कंपल्सरी वाला क्रेडिटर्स लोग करवाते हैं क्योंकि कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है। वॉलंटरी वाला कंपनी के मेंबर खुद ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन जो 179(3) में पास होता है, ये दे रखा है पावर्स ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के कुछ पावर्स दे रखे हैं, अपने को ध्यान में रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा आपको, टाइमिंग चेक कर लो।
टाइमिंग क्या बोला अभी? टाइमिंग रेजोल्यूशन पास करने या एग्रीमेंट से 30 दिन के अंदर ये आरओसी को फाइल होगा। और अगर कंपनी आईएफएससी वाली है तो 30 की जगह पे आपको पढ़ना है 60 दिन। ये छोटा सा एक चेंज है, आप लोग ध्यान रखोगे। अगला एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 118 मिनट्स। क्या होते हैं मिनट्स? मीटिंग का समराइज फॉर्म आपको लिख देना है, डिटेल्स मीटिंग की। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने दिन में बनानी है? मीटिंग से या पोस्टल बैलेट से 30 डेज में। साइन कौन करेगा? अगर वो मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हुई तो उस मीटिंग का चेयरमैन या अगली मीटिंग का चेयरमैन कर देगा। लेकिन यही अगर शेयर होल्डर्स वाली मीटिंग है, एजीएम, तो या तो चेयरमैन करेगा, और अगर चेयरमैन इनकैपेबल है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ऑथोराइज पर्सन करेगा। अगले चेयरमैन की तुम वेट नहीं कर सकते। देख लो, 30 दिन में इसको तैयार करना है। हर एक पेपर पे साइन होंगे। बोर्ड मीटिंग अगर है तो चेयरमैन ऑफ द सेड मीटिंग या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तो अगले महीने भी हो सकती है, लेकिन मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग और इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी बाय ए डायरेक्टर ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड। ठीक है। अच्छा, इसमें खाली डेथ और इंसेनिटी नहीं है भाई, एक क्वेश्चन अपने बुक में दे रखा है। 25 अगस्त को मीटिंग हुई, 27 अगस्त को मीटिंग का जो चेयरमैन था वो बाहर चला गया, उसके पापा बीमार हो गए लंदन में, आए ही नहीं वापस, 2 साल तक ही नहीं आने वाला है मान लो, तो साइन कौन करेगा? तो हम बोलेंगे बोर्ड से जो ऑथोराइज पर्सन होगा वो साइन करेगा। तो वहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर ना तो मरा ना इंसिनिटी हुई, इनकैपेबिलिटी भी अगर इस तरह की है तो भी जो वहां पे बोर्ड का ऑथोराइज पर्सन है वो साइन करेगा। फेयर और करेक्ट समरी होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन दे रखा है मैंने। चेयरमैन अगर चाहे तो इन मैटर्स को उड़ा सकता है, मिनट्स में इंक्लूड नहीं करेगा। डिफेमेटरी मैटर हो, इररिलेवेंट हो, इममटीरियल हो या कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में दिखे। तो अपने क्वेश्चन किया, एक मेंबर ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो हम बोलेंगे सेक्शन परमिशन देता है, चेयरमैन ऐसा कर सकता है। ये अपने को कैप्ट करने हैं कहां पे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। ठीक है। मिनट शैल बी एविडेंस ऑफ द प्रोसीडिंग रिकॉर्डेड देयरइन। मिनट्स इस बात का एविडेंस होंगे जो कुछ भी मीटिंग के अंदर हुआ, ध्यान रखोगे। क्या इसका कोई इंस्पेक्शन कर सकता है मिनट बुक का? यस। मेंबर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, जो भी है जनरल मीटिंग के, बिजनेस आवर में करेंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे फोकट में करेंगे, और ही इज एंटाइटल टू गेट द कॉपी ऑफ मिनट। 7 दिन में उनको ये कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। वो मेंबरशिप में भी 7 दिन ही था, यहां पे भी 7 दिन है। और अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट किया तो एनसीएलटी को कंप्लेन कर सकते हो, वो ऑर्डर करेगा तो कॉपी देनी पड़ेगी। छोटा सा सेक्शन है 119, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 सेक्शन इसके अंदर छोटे मोटे से बचे हुए हैं। मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सेक्शन 120 क्या कहता है ये? मेंटेन्ड बाय एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी या ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 1000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर या अदर सब मिला करके भी अगर 1000 है तो उनको अपनी कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। ठीक है। रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन द सेम फॉर्मेट जैसे आप फिजिकल फॉर्म में रखते हो। बोलो, जैसे आज तुमको अपना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैलेंस शीट बनाना है कंपनी का, तो बैलेंस शीट का तो वही तरीका होगा जो शेड्यूल 3 में होता है, चाहे फिजिकल करो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली करो। मस्ट बी कैपेबल ऑफ, रीड कर सकते हो, रीड्राइव कर सकते हो, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में ले सकते हो, डेट और साइन डिजिटल हो जाएंगे। एक बार डेट और साइन आ गए तो फिर उसको एडिट या ऑल्टर नहीं करोगे, और जो भी रिकॉर्ड्स है वो टाइम टू टाइम पे अपडेट करने चाहिए। सिंपल सा पोर्शन था। रिपोर्ट ऑन एजीएम, इसमें क्या है? ये एनुअल रिटर्न है कि कुछ अलग है? अलग है, दे भी रखा है। क्या ये मिनट्स की तरह है? उससे भी अलग है, क्योंकि मिनट्स की कॉपी आरओसी को नहीं देनी होती है, ध्यान रखना। लेकिन इसकी कॉपी आरओसी के पास जाएगी। हर कंपनी एजीएम के बाद एक रिपोर्ट बनाएगी, और उस रिपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं? रिपोर्ट ऑन एजीएम, और ये अपने को आरओसी को देनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, पढ़ता हूं मैं। एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, पूरा यूं क्यों समझाने के लिए, एक बार आया अब तक। रिपोर्ट ऑन एजीएम पे कमेंट करो। तो कई लोग वो एनुअल रिटर्न वाला पॉइंट ज्यादा समझा करके आ गए थे। वो एनुअल दिखा ना, वहां तो पूरा लिखा हुआ आता है
एक्सप्लेन सेक्शन रेटेड विद या प्रोविजन रेटेड विद रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग। तो सबको लगा एनुअल जनरल मीटिंग वो रिपोर्ट तो मतलब एनुअल रिटर्न सेक्शन 92, अरे वो नहीं है भाई, ये अलग चीज है। एवरी लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एजीएम। ये सिर्फ कौन सी कंपनी को करना है? लिस्टेड। रिपोर्ट ये करना है कि मीटिंग आपने जो कन्वेंट की, हेल्ड की, कंडक्ट की, वो एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हुआ है। सिंपल सी बात है। टाइमिंग देख लो, एजीएम होने के 30 दिन के अंदर आपको ये देनी है, जबकि एनुअल रिटर्न एजीएम से 60 दिन में देते हैं। और एजीएम नहीं हुई हो तो जहां होनी चाहिए थी वहां से 60 दिन, इसमें तो ऐसा बोला ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको डिटेल ही एजीएम की देनी है कि प्रॉपर कॉल कब हुई, कैसे हुई। जब हुई नहीं तो रिपोर्ट ही नहीं करना है, और हुई तो 30 दिन में देना है। शेल बी प्रिपेयर इन एडिशन ऑफ द मिनट। ध्यान रखना, मिनट्स अलग है, ये अलग है। चेयरपर्सन इसके ऊपर करेगा साइन, डेट लगाएगा, मीटिंग का चेयरमैन। इन केस ऑफ इज इनएबिलिटी 2 डायरेक्टर्स इसके ऊपर साइन करेंगे, और एमडी है तो एक एमडी का होना जरूरी है। कंटेंट्स आपको पता ही है, एक बार रीड कर लो भाई, फटाफट आप रीड कर लो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, फटाफट से रीड कर लो, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। कंटेंट्स क्या होंगे एक बार रीडिंग लगा लो। हाँ भाई, पढ़े कंटेंट्स, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं कंटेंट्स में। ओपीसी का तुमको पता ही है, बहुत सारे सेक्शन नहीं लगते, खाली एक रेजोल्यूशन वाला मेन सेक्शन लगता है इसके ऊपर, तो बाकी ये एजीएम ईजीएम वगैरह कुछ भी इस पर नहीं लगते। हाँ, रेजोल्यूशन के अंदर अपने को पता है कि क्या करना है। बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? मिनट्स बुक में लिख दोगे, डायरेक्टर साइन करेगा, पास हो गया। और बाकी सब में भी यही है, मेंबर को भी पास करना है तो मिनट्स में लिख दो, साइन कर देगा मेंबर, और ओके मान लिया जाएगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कोई खास बात इसके अंदर है नहीं। तो ये अपना पूरा मीटिंग्स का जो कंसेप्ट है वो यहाँ आकर के हो जाएगा खत्म 122 तक, ठीक है। अब आगे डिविडेंड पर बात करूं उससे पहले एक बात आपसे और कर रहा हूं मैं। एक सेक्शन बहुत दिनों से अपना पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहले वो कर लेते हैं। अच्छा सेक्शन है, पहली बार ही पढ़ोगे आप, ये पढ़ा देता हूं मैं उसको आज। हाँ जी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 76 जो है रिलेटेड पार्टी का सेक्शन। एक क्वेश्चन दे रखा है तुम लोग को मैंने, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, वो इसी पे है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन दिए मैंने वहां इसलिए है ताकि वो पढ़े थे, वो अपन रिलेटेड पार्टी को पढ़ लें। अब ध्यान रखिएगा, रिलेटिव डेफिनेशन अलग है, वो है सेक्शन 2 क्लॉज 77, ये पढ़ा देखो, वो है रिलेटिव, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये रिलेटेड पार्टी है, और बहुत काम की डेफिनेशन है। कहां काम की है सुनो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी ये वर्ड आया है कि अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी है और उसके साथ कंपनी कोई डीलिंग करने जा रही है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। फिर जिसने ऑडिट का कोर्स अगर कर लिया और ढंग से पढ़ा हो तो उसमें भी आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। वो ऑडिटर को थोड़ा सा ध्यान से देखने पड़ते हैं, पता लगाना पड़ता है, और उस पर भी ऑडिट के अंदर जो मैं रिवीजन कराऊंगा तो उसमें पूरा भरपूर क्वेश्चन दे रखा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पर किस तरह से फोकस करना होता है। मई 22 में वो क्वेश्चन एग्जाम में ऑडिट के अंदर आ चुका है। लॉ वाला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है मैंने, तो अपन पढ़ते हैं कि रिलेटेड पार्टी होती क्या है। समझना, बहुत ईजी सेक्शन है। रिलेटेड पार्टी का मतलब विद रेफरेंस टू अ कंपनी, कंपनी के रेफरेंस में रिलेटेड पार्टी। अच्छा, रिलेटेड पार्टी के साथ कंपनी जब भी ट्रांजैक्शन करेगी तो कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना पड़ता है, इसलिए सेक्शन काम का है। सबसे पहले नंबर पे कौन आया? कंपनी का डायरेक्टर और उसका रिश्तेदार। क्या कहते हो? तो एक्सेल कॉमर्स अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के लिए मितेश मेहता और उनकी वाइफ दोनों ही मानी जाएंगी रिलेटेड पार्टी। सही हूं मैं? बराबर। अच्छा सर, यह रिलेटिव का मतलब क्या है? वही जो सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दे रखा है, अगले ही सेक्शन में जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, सेकंड नंबर, केएमपी और उसका रिश्तेदार भी रिलेटेड पार्टी होगा। केएमपी में कौन कौन आते हैं तुम सबको पता है,
पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एमडी, सीईओ, मैनेजर, सीएफओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर के एक लेवल नीचे वाला पर्सन, वो सब और उनके जो रिलेटिव है वो भी कंपनी के लिए रेटेड पार्टी माने जाएंगे। फिर आपको दे रखा, अच्छा वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन बैंक में वो है ये 3-4 रिलेशन दे दिया और आपको शायद पूछा है डायरेक्टली कि बताओ रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, मैं ये करवा दूं फिर वो क्वेश्चन भी देख लेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है भी फर्म इन विच अ डायरेक्टर, मैनेजर और इज रिलेटिव इज अ पार्टनर। ये समझाओ मुझे। अगेन मैंने ले लिया एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इसके डायरेक्टर में मैंने ले लिया एमएम। अब एक फर्म हमने बना रखी है भाई अलग से, मेहता भंडारी एंड कंपनी, एक फर्म बना रखी है और उसमें मितेश मेहता पार्टनर है, मैं भी पार्टनर हूं। अब क्या करना, क्या वो रेटेड पार्टीज में आएगी? आएगी, क्योंकि इस, अच्छा ये सब कंपनी के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, इस कंपनी का जो पार्टनर है, सॉरी डायरेक्टर है या मैनेजर है, केएमपी है, वो इस फर्म में भी कौन है? पार्टनर है। तो ये फर्म इस कंपनी की मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसी फर्म जिसमें हमारी इस कंपनी का, सर कौन सी कंपनी, अरे जिसके बारे में मैं मेन सेक्शन लेके चल रहा हूं, इस कंपनी की रिलेटेड पार्टी, तो मैंने कंपनी का नाम पकड़ लिया है एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके लिए ऐसी फर्म जिसमें हमारी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिश्तेदार पार्टनर हो, तो भी वो इस कंपनी के लिए मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट पे आओ, अ प्राइवेट कंपनी, एक्सेल नहीं, एक्सेल तो मेन कंपनी की बात चल रही है। ये जितनी रिलेटेड पार्टी देख रहे हो ये सब एक्सेल के रेफरेंस में पढ़ा रहा हूं, या जो भी कंपनी के रेफरेंस में अपन ले रहे हैं एक्सेल। ये कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है जिसमें हमारी कंपनी ये ऊपर वाली रिपोर्टिंग कंपनी मतलब एक्सेल का कोई डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिश्तेदार कौन हो, मेंबर या डायरेक्टर, मेंबर भी या डायरेक्टर भी। मतलब एग्जांपल, ये एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड का कौन, डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिश्तेदार। फिर से मैंने ले लिया मान लो मितेश मेहता। अब एक प्राइवेट कंपनी हमने खोल रखी है दूसरी, जिसका नाम है पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड, ये एक्सेल वो पिक्सल, और हमारा कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी का कौन है, बोलो, या तो मेंबर है या फिर डायरेक्टर है, तो भी ये कंपनी पिक्सल एक्सेल की मानी जाएगी रिलेटेड पार्टी। बात समझ में आई? अभी रिलेटिव की बात नहीं चल रही है, रेटेड पार्टीज मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा ऑडिट पढ़ने वालों भी ध्यान से सुनना, इसमें घपले के चांसेस बहुत हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस होता है। तो आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, बोगस ट्रांजैक्शन कर सकते हो, फर्जी ट्रांजैक्शन लगा सकते हो। इसीलिए ऑडिटर ऑडिट करते वक्त बहुत ध्यान देता है कि रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कितने हुए हमको बताओ, पता करके बताओ, नहीं तो खुद पता करेगा। नंबर नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी, ओ ये तो एक्सेल है, दूसरी पब्लिक कंपनी भाई कोई भी और कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या मैनेजर भी कौन है, वहां पे हमारा डायरेक्टर, वहां पे भी कौन है, डायरेक्टर है, होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इस बार शेयर कैपिटल का नंबर दे दिया तुमको, कितना, 2%। अब सुनो, इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड और पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड, उनमें कोई शेयरिंग का परसेंटेज था क्या? उसमें डायरेक्ट दे रखा था इस कंपनी का कोई भी डायरेक्टर केएमपी उस दूसरी प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए मेंबर या डायरेक्टर। ये दो कंपनियां आपस में कहलाएंगी रेटेड पार्टीज, ना ध्यान रखना है। इस बार क्या चक्कर है, इस बार एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड, सामने है वाई लिमिटेड पब्लिक कंपनी। अब एक्सेल का कौन, एक्सेल का कौन, डायरेक्टर, मैनेजर, बस दो ही, बोलो केएमपी वेमपी बोला है क्या, बोलो बोलो। अब पब्लिक कंपनी मतलब मेरे एग्जांपल के हिसाब से वाई लिमिटेड, जिसमें इन विच अ डायरेक्टर एंड मैनेजर इज अ डायरेक्टर। तो ये कौन से डायरेक्टर और मैनेजर की बात हो रही है, इस कंपनी के, इस कंपनी का मतलब जिस मेन कंपनी की रेटेड पार्टीज आपको मैं सिखा रहा हूं, मतलब एक्सेल। तो एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड का अगर कोई भी मैनेजर या डायरेक्टर इस वाई लिमिटेड में कौन है, या तो डायरेक्टर है या शेयर होल्डर है, लेकिन शेयर होल्डर कितने परसेंट, 2% और मोर का शेयर होल्डर है, चाहे वो खुद है चाहे रिलेटिव के साथ मिलकर के।
तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे एक्सेल कॉमर्स एकेडमी के अंदर मितेश मेहता डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या किया कि वाई लिमिटेड के 5% शेयर खरीद लिए अपनी वाइफ के साथ मिल करके ज्वाइंट शेयर होल्डरशिप में। लॉ क्या कहता है? एक्सेल और वाई लिमिटेड आपस में कहलाएंगी रिलेटेड पार्टीज, या कंपनी से रिलेशन में बात चल रही है, इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है फिलहाल मुझे, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अगर एक्सेल और पिक्सल की बात होती, एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड सामने है पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड, और हमारा एक्सेल का जो डायरेक्टर है मितेश मेहता, उनके पास खाली 1% शेयर ही है पिक्सल के, 2 नहीं है 1% ही है, तो भी रेटेड पार्टी होगी। सर एक में कैसे हो गया? सामने जब प्राइवेट कंपनी हो तो 2% वाला प्रोविजन नहीं है, सिर्फ क्या बोल रखा है, मेंबर होना चाहिए। अब मेंबर भले 1% का हो ना आधे % का हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सुनो, डायरेक्टर इन विच डायरेक्टर एंड मैनेजर इज ना, साथ में नहीं है, वो एंड का मिला करके नहीं लेना है, वेदर डायरेक्टर वेदर मैनेजर, ठीक है, क्योंकि कई कंपनियों में मैनेजर होता ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, साथ में मिलके भी है तो भी सेम प्रोविजन लगेगा, और अलग अलग भी अकेले डायरेक्टर के पास भी है तो भी सेम प्रोविजन लगेगा, है ना, ये ध्यान रखोगे। एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ये क्या बोला है भाई इस बार, क्या है एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनियां तो आती हैं, नेशनलाइज बैंक्स भी आते हैं, पीएफआईज भी आते हैं, तुम पढ़ के आए हो, कॉर्पोरेशंस भी आते हैं, पहले चैप्टर में दे रखा है। तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा एक चीज बढ़िया समझो, ये जितने भी लोग यहां पहले नंबर पे पढ़ रहे हो ना, यही है हमारी इस कंपनी की रेटेड पार्टीज। और ये कंपनी का एग्जांपल मैंने क्या लिया है, एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारी जो लिस्ट पढ़ रहे हो, ये सब एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड की कौन है, रिलेटेड पार्टीज है, अपने को ध्यान रखना है। तो अब ये बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो रही है, हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज, पुराना वर्ड है, accustomed, habitual to act in accordance with the advice, directive or instruction of a director or manager। अब इस बॉडी कॉर्पोरेट में किसको लूं? किसी दूसरी कंपनी को भी ले सकता हूं, बोलो, ले सकता हूं, बैंक को भी ले सकता हूं, कॉर्पोरेशन को भी ले सकता हूं, कंपनी फिर वो चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। तो मान लो इधर तो हमेशा एक्सेल ही रहेगी, मेन एक कंपनी तो एग्जांपल में लेनी पड़ेगी। सामने है कोई, मान लो एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्सेल कॉमर्स, अच्छा एक्सेल का कौन, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी मैनेजर किसके हिसाब से काम करता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर। किसका डायरेक्टर और मैनेजर, एक्सेल का। मेन हमेशा एक एग्जांपल लेके करना तो समझ आएगा। तो अगेन मैंने ले लिया, मान लो मितेश मेहता जी, ये लो। अब एक्स लिमिटेड के मितेश मेहता जी के पास कोई शेयर नहीं है, एक भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं। मेंबर और डायरेक्टर होते तो ऊपर वाले प्रोविजन लग जाते, लेकिन चूंकि ये पुराने प्रमोटर्स रहे हुए हैं कंपनी के, इनका इन्फ्लुएंस है, और इसीलिए जो एक्स लिमिटेड है वो इनके कंट्रोल के, इनके डायरेक्शन के हिसाब से ही काम करता है, तो भी आपस में रेटेड कंपनीज मानी जाएंगी। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। उस बॉडी कॉर्पोरेट का कोई भी, वो उनका पूरा बीओडी एमडी वगैरह जो है वो इनके डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है। अच्छा यूं वैसे यूं देखो, तो एक तरह से मितेश मेहता उस कंपनी के प्रमोटर हो गए, एक्स लिमिटेड के, बोलो। प्रमोटर की डेफिनेशन में घुस जाओ, सेक्शन 2 क्लॉज 69, ऐसा बंदा जिसके डायरेक्शन के हिसाब से बीओडीज काम करने के लिए हैबिचुअल हो चुका है, वो प्रमोटर कहलाएगा। तो ये प्रमोटर हो गए। तो एक तरह से प्रमोटर भी रेटेड पार्टीज के अंदर कवर है। ऐसे भी घुमा सकता हूं इस पॉइंट को मैं, बराबर। फिर कौन है आखिरी 2 पॉइंट, अच्छा ये तो डायरेक्ट दे दिया भाई, बोलो क्या दे दिया, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ए डायरेक्टर और मैनेजर इज accustomed टू एक्ट। हाँ क्या हुआ, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे स्क्रीन पे नहीं, अच्छा स्क्रीन हिली नहीं, ओके ओके ओके, ये क्या हुआ, अरे भाई स्क्रीन ही नहीं हिली तो खतरनाक काम है, स्क्रीन हिल जा। ये भी क्या है, इधर थक गई है, सुबह 7 बजे से इस्तेमाल हो रही है। ओ भाई ब्लैंक हिली, हाँ जी। ये अलग कैसे हो गया भाई,
ये ऊपर तो लिखा था एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पे क्या लिखा है? एनी पर्सन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टर और मैनेजर इज अकम्पल्ड टू एक्ट। ये मुझे बता दो तो मान जाऊंगा तुमको मैं। बोलो ये कौन है इस बार? ये पर्सन कौन है? एक्सेल का पर्सन है, कोई दूसरा है? कोई दूसरा है जिसके डायरेक्शन के हिसाब से एक्सेल का डायरेक्टर और मैनेजर काम करने के लिए हैबिचुअल है। बोलो बोलो, कुछ घुसा दिमाग के अंदर। पहले वाले में क्या हुआ था? इस वाले में एक्सेल का जो डायरेक्टर था उसके वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा था, दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वो हमारी रेटेड पार्टी है। इस बार कोई दूसरा बंदा जो है वो एक्सेल वालों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो भी हमारी रेटेड पार्टी है। तो हम जिसको इन्फ्लुएंस करें वो भी हमारी रेटेड पार्टी, हमको जो इन्फ्लुएंस करे वो भी हमारी रेटेड पार्टी। सही है ना यार? बात गलत क्या है? ठीक है, चलो फिर क्या बोला? हाँ, ये तो तुमको पता ही है, 6th और 7th में ऐसा बंदा जिसने अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में डायरेक्शन दे रखे हो वो कभी भी इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। ये तुम सबको अच्छी तरह से पता है। फिर इन्होंने लास्ट कितने पॉइंट है? बस 2 पॉइंट आखिरी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज, ये तो अपने को पता है, ये तो रेटेड पार्टी होती है। कौन कौन? होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। कैश वाले में जो अपन पढ़ते हैं, सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, अरे वो फेलो सब्सिडरी है भाई, वो भी हमारी रेटेड पार्टी होगी। या इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचर ऑफ द एसोसिएट कंपनी में जो अपन पढ़ते हैं ना मेनली, या किसी ने हम पे इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है हमारी कंपनी में, तो वो भी हमारी रेटेड पार्टी के अंदर आएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। इन्होंने बोल भी दिया, देखो, इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचर ऑफ अ कंपनी मीन्स a body corporate whose investment in the company would result in the company becoming an associate of the body corporate। वही बात हो गई, जिसमें 20% या उससे ऊपर का हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो भी हमारे लिए रेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगी। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, अभी इन्होंने क्या किया? वो ठीक है, ये इसकी जरूरत आपको है नहीं। सच अदर एज में बी प्रेस्क्राइब। अरे प्रेस्क्राइब कर दिया है, अगले पैराग्राफ में कर दिया। देखो बोला है, ये देखो, है ना? 9th पे क्या लेके आ गए? ये यहां से पढ़ रहा हूं। अ डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और केएमपी ऑफ द होल्डिंग कंपनी और इज रिलेटिव, वो भी माना जाएगा रेटेड पार्टी। भाई क्या हो रहा है? इसको थक गया बहुत ज्यादा ये। हाँ जी, और फिर बंद हो गया। अरे यार क्या चक्कर गया, जादू हो रहा है ये तो, वाकई में थक गया ये तो बुरी तरह से। रुको रुको रुको, अब ठीक है, थोड़ा नजदीक कर दिया इसको मैंने। आप बोलो भाई ये क्या लिखा है? ये कौन है? अ डायरेक्टर और केएमपी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, ठीक है ना? एक्सेल एकेडमी की अगर कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसका डायरेक्टर और उसका रिलेटिव भी हमारे लिए क्या माना जाएगा? रेटेड पार्टी। अभी तक तो क्या हो रहा था? हमारा डायरेक्टर और रिलेटिव माना जा रहा था। अब हमारी होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या उसका रिलेटिव भी है, वो भी इस कंपनी के लिए रेटेड पार्टी माना जाएगा। ये इन्होंने और ऐड कर दिया। इसी अटेम्प्ट में पास कर लो ताकि और एज में भी प्रेस्क्राइब नहीं पढ़ना पड़े, नहीं तो ये अगली बार सब्सिडरी का भी बना देंगे। बराबर। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं, और 2 एग्जाम्पल है भाई, देख लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन देख लेते हैं तुम्हारे उसमें जो दे रखा है। आइए भाई, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ो तो भाई क्या दे रखा है इसमें। एग्जाम्पल 8, अब ये गया, वो कह रहा है भाई, अब ये बेचारा चला गया, बैटरी गई क्या? हेलो 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 भाई, हेलो 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 हेलो। अरे यार, यहाँ इसमें आवाज जा रही है रिकॉर्डिंग में, यहाँ बंद हो गई है। खुल जा, चल जा, कुछ तो हो जा। हेलो, यहाँ जा रही है आवाज, बस यहाँ नहीं आ रही है। इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है कोड में। चल जा भाई। हेलो 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 हेलो। एग्जाम्पल पढ़ो तो भाई आप लोग जितने में आई थोड़ी थोड़ी आवाज आई। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 सब्सिडरी कंपनियां। XYZ की 2 सब्सिडरी कंपनियां हैं, Y प्राइवेट लिमिटेड और Z प्राइवेट लिमिटेड। हेयर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76 अभी पढ़ रहे थे। पॉइंट नंबर अभी जो पढ़ा 8th का B, Y प्राइवेट और Z प्राइवेट लिमिटेड आर रेटेड पार्टीज। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी हमारी रेटेड पार्टीज होती है, मेन कंपनी के अभी अपन ने पढ़ा, एग्जांपल दिया है इन्होंने, क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाउएवर, लेकिन इन्होंने एक चीज, अच्छा ये ठीक है, ये भी आप काम का है नहीं, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार।
एज पर द नोटिफिकेशन, इसकी जरूरत नहीं। क्लॉज 8 shall not apply with respect to section 188 to private companies। मतलब ये कहां से आई, ये जो मैंने छुड़वा दिया था ना, इस पे इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। ये देखो, दिस क्लॉज 8 shall not apply with respect to section 188। सेक्शन 188 का नाम है रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू अ प्राइवेट कंपनी। सर ये क्या कहना चाह रहा है, सुनो। रेटेड पार्टी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 76 में, लेकिन रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 188 में। तो वो कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी के केस में ये वाला जो प्रोविजन है आपका सब्सिडरी वाला, ये 188 के अंदर अप्लाई नहीं होता है। बस ये इन्होंने लिखा है, काम का ज्यादा है नहीं। तो उस हिसाब से क्या बोलेंगे, देयरफॉर वाई और जेड प्राइवेट लिमिटेड आर नॉट रेटेड पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ 188। कॉमनली कॉमन डायरेक्टर्स है, वो सब समझ में आता है, इनके डायरेक्टर्स वगैरह होंगे, लेकिन 188 के रेफरेंस में इनको रेटेड पार्टी नहीं मानना है। याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि 188 इतना पढ़ाऊंगा मतलब नहीं है। रेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फाइनल वालों को पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि आईसीए ने अभी वो एक क्वेश्चन दिया भी था पिछली बार 181C के ऊपर, तो भरोसा नहीं आ रही है, एग्जाम्पल टिका दें तो अपने को याद करके जाना है। जो भी कंपनियां सब्सिडरी कंपनीज रहेंगी प्राइवेट कंपनीज के मैटर में, वो 188 के रेफरेंस में कभी भी रेटेड पार्टी नहीं मानी जाएंगी। बस ये थोड़ा सा आपको याद करके जाना है और कुछ नहीं। अच्छा, अगले में क्या दिया, इसी का कोई दिया है क्या, देखें ये भी। नाउ सपोज XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, इसकी दो सब्सिडरी कंपनियां Y और Z प्राइवेट। Here as per section 271, private company which is subsidiary of a public company deemed to be a public company, बोलो सही है। So Y private और Z private will not be eligible to avail exemption under this notification। कौन सा वाला, ये लो, ये तो खतरनाक चीज दे दी। क्या चीज दे दी, सुनो। अब मेरे एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से सुनना। पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ध्यान से देखना। इसकी दो सब्सिडियां थी, कौन कौन सी, जल्दी देखो, Y और Z, और दोनों ही कौन थी, प्राइवेट। ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इनको इसकी रेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा एज पर सेक्शन 188। बात समझ में आई, क्यों नहीं माना जाएगा। अभी अभी मैंने बोला प्राइवेट कंपनी अगर आपकी सब्सिडरी रहे तो उस केस के अंदर, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी या प्राइवेट कंपनीज हैं तो 188 के अंदर उनको एग्जम्पशन है, उनको रेटेड पार्टी में नहीं मानना है, नहीं उसकी आपस में भी और इधर भी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, ऊपर वाली कंपनी अगर पब्लिक कंपनी हो और ये दो प्राइवेट कंपनियां अभी भी वही है, तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी की सब्सिडियां क्या मानी जाती है, पब्लिक कंपनियां, और एग्जम्पशन सिर्फ किसको है, प्राइवेट कंपनी इसको ही है, इसीलिए ये एग्जम्पशन इनको नहीं मिलेगा। ये दो एग्जांपल्स के अंदर आपको समझाया हुआ है, ये देखो, ये क्लियर बोल दिया, ये एग्जम्पशन इनको नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल। देयरफॉर एज पर दिस सेक्शन Y और Z आर रेटेड पार्टीज मानी जाएंगे। आपस में रेटेड पार्टीज माननी है, हाँ हाँ हाँ, 188 के हिसाब से नहीं है वो, हाँ रेटेड पार्टीज नॉर्मल तो है ही है, नीचे नोटिफिकेशन में दे रखा है 188 के हिसाब से इनको नहीं मानना है। तो क्वेश्चन जब पूछेंगे तो 188 से पूछे तो ये लिखना है, नहीं तो रेटेड पार्टी है ही है, ऐसे बिल्कुल सही है। इन एडिशन XYZ विल ऑल्सो भी रेटेड पार्टी टू Y and Z, वो तो बन के ही रहे, मेन वाली कंपनी तो ही है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब वो क्वेश्चन पे आ जाओ जो आपके उसमें दे रखा है क्वेश्चन बैंक में। अच्छा, ये एग्जाम्पल वाले, हाँ तो ये एग्जाम्पल भी बना हुआ है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान से पढ़ करके समझ करके जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां आकर के अपना रेटेड पार्टी का जो काम है वो भी हो जाएगा खत्म। हाँ जी, डिविडेंड चालू कर दूं या कल करें, ऐसा बोलो, तुम लोग की इच्छा। क्लास है वैसे भी बड़ी हुई है मेरी, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। तुम्हारे इसमें डिविडेंड नहीं होगा सर, या है तुम्हारे नोट्स में होगा या डिविडेंड नहीं दे रखा है, देखो तो कहीं बाद में है, नोट्स में है, अलग से चार्ट दे रखा होगा, इसलिए वो अलग से उसमें आया होगा। हाँ जी, बोलो जैसा बोलो, आज करना कल करना, कल करें, कल सुबह है क्लास अपनी, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ एक साथ पढ़ने की बार भारी पड़ती है एकदम सारा।
क्वेश्चंस बराबर करते रहना भाई साथ में, तभी कर पाओगे, है ना। क्वेश्चंस बराबर करते रहना जरूरी है।